आप सभी को नमस्कार। गुरुकुल ज्ञान गंगा चैनल में मैं आज एक खूबसूरत वीडियो और लेकर आया हूँ। इससे पहले हम उत्तराखंड के इतिहास, उत्तराखंड का भौगोलिक और उत्तराखंड में अदर कुछ चीज़ें जैसे जनजातियाँ भी पढ़ चुके हैं। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत वीडियो कि हम आज उत्तराखंड के जनपद सीरीज़ को भी शुरू कर रहे हैं। तो जनपद सीरीज़ की बात करें तो हमने केवल 13 जनपद पढ़ने हैं, लेकिन 13 जनपदों में कितना कुछ है वह हम यहाँ से पढ़ लेंगे। देखो, जनपद सीरीज पढ़ने का मतलब ये होता है कि हम फिजिकल भी यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं, साथ ही साथ कल्चरल सभी चीज़, मंदिर हो गए, मेले हो गए, ये सब कुछ, नदी तंत्र से लेकर के तालाब, झील वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं जनपद सीरीज में आ जाती हैं। यहाँ तक कि संस्थान, प्रमुख व्यक्ति भी जनपद सीरीज में आ जाते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं उत्तरकाशी जनपद से, यानी उत्तरकाशी ऐसा जनपद जो कि उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जनपद है और क्षेत्रफल के आधार पर बात करें तो उत्तरकाशी दूसरे नंबर पर आता है और पहला जनपद होता है चमोली। तो पहले हम उत्तरकाशी से शुरू करेंगे, उसके बाद चमोली, उसके बाद पिथौरागढ़, इस तरीके से हम एक एक करके क्लियर करेंगे। तो जनपद सीरीज का फायदा इतना होता है कि जनपद सीरीज में आपकी कोई भी टॉपिक नहीं छूटता है। उसके अलावा आप यदि हमारी कंटिन्यू उत्तराखंड इतिहास की वीडियो सीरीज देख रहे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के उसे भी देखें, क्योंकि वहां से भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे। आने वाले एग्जाम के लिए ये आपकी जनपद सीरीज बहुत ही ज़्यादा रामबाण सिद्ध होने वाली है। तो बिना देर किए हुए आज की वीडियो डायरेक्ट शुरू करते हैं। आ जाइए उत्तरकाशी जनपद में। यह मैंने एक उत्तरकाशी का डायग्राम बना करके रखा हुआ है। जितना कुछ इसमें है उतना हम आज डिस्कस करने वाले हैं, यानी यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं। मैं अधिकतम यह करता हूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको बोर्ड पर लिख करके लाता हूं और उसमें डिस्कस करता हूं। भाई, इससे होता यह है कि एक तो लेखनी साफ साफ हो जाती है, उसके पश्चात आप इसे स्क्रीनशॉट करके एक टाइम पर भी रख सकते हैं। अदरवाइज अगर मैं लिखना शुरू करूं एक तरफ से तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। एक तरफ से लिखो, दूसरी तरफ से मिटाओ और वीडियो भी लंबी हो जाती है। तो आ जाओ, सीधा बात करेंगे उत्तरकाशी पर। उत्तरकाशी एक ऐसा क्षेत्र जिसे कि परशुराम की तपस्थली भी कहा गया है। परशुराम और परशुराम की तपस्थली उत्तरकाशी होगी। इनके नाम पर बात करते हैं। देखो, नाम में एक ये पूछा जाता है इसका बाड़ाहाट नाम। बाड़ाहाट था इसका प्राचीन नाम, और बाड़ाहाट इसलिए पड़ा है कि प्राचीन समय में कहते हैं कि इस बाड़ाहाट जगह पर, यानी इस उत्तरकाशी जगह पर, पूरे इस एरिया के 12 गांव का हाट लगता था। हाट का मतलब होता है बाजार, जहां से लोग अपने आवश्यकता की चीजें ले जाते थे या खरीदते थे, और उस गांव क्षेत्र के लोग वहां पर अपने घर की उत्पादन की चीज़ें बेचते थे और बाहर की चीज़ें लेते थे। ये तब की बात है जब वस्तु विनिमय चलता था। तो उस जगह पर 12 गांव का हाट था, यानी उस 12 गांव के हाट के नाम से ही बाड़ाहाट नाम रख दिया गया। इस तरीके से कहा गया कि उत्तरकाशी का पुराना नाम बाड़ाहाट था या प्राचीन नाम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, बाड़ाहाट किसका प्राचीन नाम था? तो उत्तरकाशी का नाम। या बात करें इसकी, एक और बात यहाँ पर लिखी हुई है कि भाई गंगा यमुना का मायका, और इस उत्तरकाशी को हकीकत में गंगा यमुना का मायका कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि यमुनोत्री यहाँ है और वहाँ से यमुना नदी निकलती है। यहाँ गंगोत्री है और गंगोत्री के क्षेत्र में गोमुख ग्लेशियर से ही गंगा नदी भी निकलती है, जिसका नाम यहाँ भागीरथी है। तो इस वजह से गंगा यमुना का मायका कहा जाता है उत्तरकाशी को। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखनी है कि उत्तरकाशी में 2 नदियों का संगम होता है। वह होता है यहाँ से आने वाली एक अस्सी गंगा, ये है, देखो मैंने चित्र में दर्शा रखा है, बीच में यहाँ उत्तरकाशी है। अगर आप मानचित्र में देखेंगे तो उत्तरकाशी यहीं पर आपको मिलेगा। यहाँ से एक अस्सी गंगा नदी निकलती है और साथ ही साथ बगल से एक वारुणी नदी निकलती है। तो अस्सी गंगा और वारुणी नदी के संगम स्थल पर ही ये उत्तरकाशी बसा हुआ है। यानी इस उत्तरकाशी के अस्सी गंगा और वारुणी गंगा नदी के संगम पर बनने से ही काशी कहा गया है, यानी काशी। और काशी वर्तमान में जो मुख्य काशी है वो उत्तर प्रदेश में है, यानी वहाँ पर गंगा जमुना का संगम माना जाता है और यहाँ पर माना जाता है अस्सी गंगा और वारुणी नदी का, इसलिए इसे भी काशी कहा गया है। इसीलिए उत्तर क्षेत्र में बसने के कारण इसको भी उत्तरकाशी नाम दिया गया है, ऐसा भी तथ्य कहा गया है। क्योंकि
इसका प्राचीन नाम बाड़ाहाट के पीछे हमने जाना कि भाई बाड़ाहाट इसलिए कहा क्योंकि 12 गांव का हाट था, और उत्तर काशी इसलिए कहा क्योंकि उत्तर क्षेत्र में बसा हुआ एक काशी के समान एक पवित्र संगम स्थल था, इसलिए उत्तर काशी कह दिया था। यदि बात करें इस संगम की, तो संगम के कारण पुराणों में इसे सौम्य काशी भी कहा गया है। तो सौम्य काशी यानी संगम को सौम्य शब्द से संबोधित किया गया और सौम्य काशी भी कहा गया है, तो ये भी उत्तर काशी का नाम हो गया। यदि मैं बात करूं स्कंद पुराण में, उत्तराखंड का ऐसा कौन सा कोना है जिसमें स्कंद पुराण का वर्णन न हो, तो स्कंद पुराण में कलियुग का काशी भी इसे कहा गया है। यानी सत्ययुग का काशी या द्वापर युग का जो काशी है वो तो उत्तर प्रदेश में रह गया, और कलयुग का काशी इस उत्तर काशी को कहा गया है, जो कि वारुणी और अस्सी गंगा के संगम स्थल पर है। अब ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के कार्यकाल में यहाँ पर आया था, और इस हर्षवर्धन के कार्यकाल में इस ह्वेनसांग ने उत्तराखंड के ब्रह्मपुर क्षेत्र की यात्रा भी की थी। यहाँ तक कि मोरध्वज कोटद्वार में भी पहुँचे थे, और वहाँ से जब ये यहाँ पर आया तो उत्तरकाशी का उन्होंने अपने शब्दों में शत्रुघ्न नाम नगर दिया, मतलब शत्रुघ्न नगर नाम दिया था। तो ये हम जान लें कि भाई उत्तरकाशी के कितने नाम हैं। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बात करें तो बाड़ाहाट हो गया है। यदि काशी की बात करें तो ये काशी शब्द कहाँ से आया, काशी शब्द आया है इनके संगम से, अस्सी गंगा और वारुणी नदी के संगम के कारण। अब संगम के होने के कारण इसे सौम्य काशी नाम भी दिया गया, और कलयुग का काशी और शत्रुघ्न नगर। तो एक नाम ये हो गया है, दूसरा नाम ये काशी हो गया है, यानी उत्तर का काशी इसीलिए इससे बना है। तीसरा नाम सौम्य काशी, चौथा नाम कलयुग का काशी, और पांचवा नाम आप शत्रुघ्न नगर नाम याद रख सकते हैं। ये हो गया उत्तर काशी के नामावली से संबंधित। इनमें से कोई भी प्रश्न आए आपने डायरेक्ट उत्तर क्या करना है, उत्तर काशी करना है। अब इसके कुछ भौगोलिक आधार पर भी हम दो बातें देख लेते हैं कि भाई यह उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जनपद है, उत्तरी, यानी इससे भी उत्तर में कोई जनपद नहीं है उत्तरकाशी के अलावा, उत्तराखंड में सबसे उत्तरी है। ये जो चोंच इसकी यहाँ पर दिख रही है ये सबसे हाइट पर है, यानी तिब्बत क्षेत्र को बिल्कुल टच कर रहा है। हालांकि यहाँ से चमोली भी है, लेकिन चमोली काफ़ी पीछे रह गया इससे, ये सबसे उत्तर में है। और इसके गठन की बात की जाए तो 24 फरवरी 1960, क्योंकि 24 फरवरी 1960 को ही चमोली जनपद और पिथौरागढ़ जनपद की भी स्थापना हुई थी। तो तीनों जनपदों की स्थापना एक साथ हुई थी, और कमाल की बात यह है कि अभी तीनों के तीनों जनपद उत्तराखंड में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर क्षेत्रफल के आधार पर है। और ये जो जनपद बना था ये 24 फरवरी 1960 को ये यहाँ टिहरी से टूट करके बना था। यानी पहले जो टिहरी रियासत थी ये टिहरी रियासत के अंदर ही आता था। तो टिहरी रियासत के अंदर आने के कारण भारत स्वतंत्रता होने के पश्चात 1960 में जनपदों का गठन किया गया, और गठन करने के साथ साथ 1960 में भाई उत्तरकाशी भी बन गया, और पौड़ी से बना था हमारा चमोली, और साथ ही साथ ये अल्मोड़ा से बना था पिथौरागढ़। इस प्रकार से हम याद रख लेंगे 24 फरवरी 1960। क्षेत्रफल की बात करें तो भाई क्षेत्रफल हो गया 8016.05 वर्ग किलोमीटर, और राज्य का द्वितीय सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल के आधार पर। और यदि पहला पूछे, पहला है चमोली, दूसरा पूछे दूसरा उत्तरकाशी, तीसरा पूछे तीसरा पिथौरागढ़, चौथा पूछे चौथा कौन सा हो सकता है, इसका उत्तर आप कमेंट में आकर दें, क्योंकि तीनों सबको याद होते हैं लेकिन चौथे में कन्फ्यूजन होता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये तो कम से कम याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्षेत्रफल के आधार पर यदि जनघनत्व देखें तो जनघनत्व 41 है, यानी 41 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में रहते हैं। 41 व्यक्ति, 1 किलोमीटर में 41 व्यक्ति, यानी ये जो 41 व्यक्तियों का रिकॉर्ड है ये उत्तरकाशी में बहुत ही ज़्यादा कम है। और ये बहुत ही ज़्यादा कम किस आधार पर है कि उत्तरकाशी का जो घनत्व है वो उत्तराखंड में सबसे न्यूनतम है जनघनत्व, यानी 41 लोग प्रति किलोमीटर के आधार पर रह रहे, तो भाई बहुत ही ज़्यादा कम है। उत्तरकाशी में वीरान क्षेत्र अधिक हैं, लोगों की संख्या कम है। लोगों की संख्या इन्हीं क्षेत्रों में है, जैसे ये वाला क्षेत्र है उत्तरकाशी, पुरोला है, नौगांव, ये थडुंगा मोरी हो गया, डुंडा हो गया, कुछ तहसील है, उन तहसीलों में ज़्यादा रहते हैं। बाकी क्षेत्र इसका वीरान पड़ा हुआ है, बुग्याली क्षेत्र है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बुग्याल भी है, दयारा बुग्याल,
और वो दयारा बुग्याल जो बहुत खूबसूरत है। इसके बाद हम उसे भी पढ़ेंगे। तो ये जनगणना आप याद रखेंगे, इतनी बात होगी। अब अगर इसकी सीमा की बात करें, सीमा कहाँ कहाँ लगती है और कौन कौन सी सीमाएं हैं, देखो इसमें मैंने चारों तरफ ये नोटिस किया हुआ है, आप इससे पहचान सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी ये बनाता है चीन के साथ, यानी तिब्बत के साथ। जिसे पहले तिब्बत कहते थे वो अब चीन हो चुका है, क्योंकि चीन के अधीन है और इसलिए चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। यदि बात करें जनपदों में कहाँ कहाँ सीमा बनाता है, तो चमोली में सीमा बनाता है, रुद्रप्रयाग के साथ सीमा बनाता है, टिहरी, क्योंकि टिहरी से तो विघटित हुआ है तो टिहरी के साथ तो सीमा बनाएगी, देहरादून। और उसके बाद यहाँ से अगर मैं बात करूँ अन्य स्टेट की, तो हिमाचल प्रदेश के साथ ही सीमा बनाता है। और हिमाचल प्रदेश के भी 2 जनपद इससे लगते हैं, किन्नौर और शिमला, 2 जनपद याद रखा जाए, 2 जनपद यहाँ मिलते हैं। और हमारे यहाँ से अगर बात करें उत्तराखंड से कितने मिले, 1 2 3 4 जनपद उत्तराखंड के मिल रहे हैं और एक चीन देश मिल रहा है। तो यहाँ से अगर राज्य की बात करें तो एक ही राज्य मिल रहा है, क्योंकि ये शिमला और किन्नौर दोनों के दोनों जनपद हिमाचल प्रदेश के हैं। तो इस प्रकार से इसकी सीमा होगी चारों तरफ से, यानी ये एक प्रकार से हम आंतरिक जनपद नहीं कहेंगे। आंतरिक इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है। आंतरिक वे जनपद होते हैं जिनकी सीमाएं किसी दूसरे देश या दूसरे राज्य से नहीं लगती है। इसकी तो देश से भी लग रही है और राज्य से भी लग रही है, तो आंतरिक का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। सबसे उत्तरी इसलिए है क्योंकि ये सबसे उत्तर क्षेत्र तक छूता है। अब इसके अंदर कुछ और डिटेल हैं, इसे भी हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, ये जो उत्तरकाशी है ये विशेषकर 2 घाटियों में बटा हुआ है, यानी एक यमुना घाटी क्षेत्र हो गया, एक भागीरथी घाटी। घाटी इसलिए महत्वपूर्ण है ये क्योंकि 2 नदी तंत्र यहाँ की बहुत ही खास है, यमुना नदी तंत्र और भागीरथी नदी तंत्र। इसी आधार पर 2 घाटियों में भी बांटा गया है। और इसके कुछ ये यहाँ पर कुछ शहर यानी कुछ क्षेत्र बने हुए हैं, इनके बारे में भी एक एक करके बात करते हैं। तो मोरी पर आ जाते हैं। मोरी का एक प्राचीन नाम था जिसे पर्वतराज देश कहा गया है। मतलब मोरी जो विकासखंड है यहाँ, इस मोरी को पर्वतराज देश कहा जाता है, ये हम याद रखेंगे। और कहीं पर्वतराज देश आप उत्तरकाशी नहीं कहेंगे, ये इसे कहेंगे किसे, मोरी को। और एक जगह है थडुंगा, ये पूरा स्थल है। थडुंगा क्यों खास है, देखो यहाँ पर त्रिभुजाकार शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं और ये त्रिभुजाकार शिलाश्रय गुप्त काल के प्राप्त हुए हैं। यदि मैं बात करूं इस गुप्त काल की, तो एक महान शासक हुए हैं जिनको कि भारत का नेपोलियन कहा गया है, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त भी एक समय में यहाँ का वर्णन देते हैं और समुद्रगुप्त के अनुसार इस क्षेत्र का नाम बाड़ाहाट था। ये जो बाड़ाहाट नाम है, उस काल में भी, समुद्रगुप्त के काल में भी बाड़ाहाट नाम था इस प्रदेश का। तो ये गुप्त काल की बात मैंने बता दी। और गुप्त काल का त्रिभुजाकार एक शिलाश्रय यहाँ कहाँ है, थडुंगा में। तो इंपॉर्टेंट हो गया। पुरोला की बात करें तो पुरोला बहुत ही ज़्यादा खास है। पुरोला के हुडली नामक जगह पर नीले रंग के शैलचित्र मिले हुए हैं और ये नीले रंग के जो शैलचित्र हैं ये प्राग ऐतिहासिक कालीन शैलचित्र हैं। शैलचित्र का मतलब पत्थरों पर नीले रंग से कढ़ाई कर रखी है या डिजाइन कर रखा है। तो वो डिजाइन जो है वो नीले रंग के शैलचित्र पुरोला में मिले। और पुरोला याद रखें यहाँ पर है, ये काफ़ी नज़दीकी एरिया है देहरादून के। अब इसी पुरोला में ही कमल नदी के निकट पर अमोघ भूति, जो कि कुणिंद वंश का एक महान शासक था, उस कुणिंद वंश के महान शासक अमोघ भूति की यज्ञ वेदिका यहाँ मिली हुई है। यज्ञ वेदिका का मतलब होता है यज्ञ करने वाला एक स्थल। तो यज्ञ करने वाला स्थल यज्ञ वेदिका अमोघ भूति की कहाँ मिली है, कमल नदी के किनारे और पुरोला में ही। तो ये भी हम याद रखें पुरोला की जानकारी। अब आ जाइए नौगांव में। तो नौगांव में एक गढ़ होता था पहले, जिसको मुंगरागढ़ कहते थे। ये 52 गढ़ों में से एक महत्वपूर्ण गढ़ था। तो मुंगरागढ़ में पहले समय में रावतों का शासन होता था, यानी रावत जाति का शासन यहाँ पर होता था नौगांव में। हमने बात की मोरी की, थडुंगा की, पुरोला की, नौगांव की। ये मैं बात कर रहा हूँ अभी केवल कुछ ऐतिहासिक स्थल, ऐतिहासिक पॉइंट। इसके बाद हम फिजिकल पर बाद में बात करेंगे। अभी आ जाइए एक उत्तरकाशी यानी बाड़ाहाट पर। तो बाड़ाहाट जो एरिया था जिसे उत्तरकाशी नाम अब जानते हैं, या बाड़ाहाट इसका पुराना नाम था, जिसे सौम्य काशी भी कहा गया, कलयुग की काशी भी कहा गया, कई नामों से जाना गया, वो क्षेत्र यहाँ पर है। और यह क्षेत्र की बात करें
तो अभी एक मैंने ये पर्वत आकृति बना रखे है, ये दरअसल है वरुणावत पर्वत, और इसी वरुणावत पर्वत की गोद में उत्तरकाशी बसा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है कि उत्तरकाशी किस पर्वत की गोद में बसा हुआ है, यानी पर्वत के बीच में बसा हुआ है। गोद का मतलब बीच में बसा हुआ है, तो ये किसके बीच में बसा हुआ है? वरुणावत पर्वत की गोद में बसा हुआ है। यहाँ एक वारुणी कोसी यात्रा भी होती है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और मैंने बताया यहाँ पर दो नदियाँ आती हैं, एक आता है अशीगंगा और एक आती है जी कौन सी? ये वारुणी नदी, क्योंकि वरुणावत पर्वत से ही वारुणी नदी आती है। तो दोनों के संगम पर उत्तरकाशी बसा हुआ है। तो 1816 में एक फ्रेजर नाम का एक अंग्रेज यहाँ पर पहुंचा था, और उस अंग्रेज ने इस बाड़ाहाट को सबसे बर्बाद क्षेत्र कहा। बर्बाद इसलिए कहा क्योंकि कई बार ये वरुणावत पर्वत से भूस्खलन होने के कारण ये नगर कई बार ध्वस्त हुआ था, और उस ध्वस्तीकरण के कारण इसने यहाँ पर बर्बाद हुआ नगर देखा, यानी बर्बाद हुआ एक कस्बा था, इसलिए उसने बर्बाद कह दिया। तो ये याद रखेंगे, 1816 में एक फ्रेजर आया, फ्रेजर ने इसे बर्बाद क्षेत्र कहा या बर्बाद कस्बा कह दिया था, बर्बाद स्थल कह दिया था। ये हम याद रखेंगे। एक घटनाक्रम और बताता हूं मैं, ये उत्तरकाशी से रिलेटेड। उत्तरकाशी में 1857 की क्रांति के दौरान नाना साहेब यहाँ पर आए थे, जिनका नाम ढोंढू पंत था। वो क्यों आए थे? दरअसल जब नाना साहेब ने कानपुर से अंग्रेजों का विद्रोह किया था, यानी सैन्य विद्रोह जो हुआ था, उसमें नाना साहब ने कानपुर से जब विद्रोह किया था, उसके पश्चात 1857 की क्रांति खत्म हो गई थी। यानी 1857 की क्रांति में जितने क्रांतिकारी थे, उन सब लोगों का दमन कर दिया था अंग्रेजों ने, और बहादुर शाह जफर को यहाँ से पकड़ करके रंगून भेज दिया था। उस वजह से हुआ क्या कि नाना साहब को कुछ समय नज़रबंद रहना पड़ा, यानी गुप्त आवास में रहना पड़ा, और वो गुप्त आवास उन्होंने यहीं उत्तरकाशी में ही बनाया। और उत्तरकाशी में जब नाना साहेब ने अपना घर बनाया, तो उससे पहले वो एक गुफा में रहे थे, और आज भी उत्तरकाशी में कहते हैं कि ढोंढू पंत की गुफा है, क्योंकि ढोंढू पंत था नाना साहेब का बचपन का नाम, यानी मूल नाम। तो ढोंढू की गुफा भी कहते हैं। कहाँ है? उत्तरकाशी में। इन्होंने यहाँ पर एक मराठा कला शैली में एक बहुत खूबसूरत आवास भी बनाया था, जिसमें अंडरग्राउंड निवास होता था, और कुछ गुप्त कक्ष भी यहाँ पर बनाए गए थे। उसके पश्चात यहाँ पर जब 1857 की क्रांति के बाद में टिहरी के राजाओं और अंग्रेजों ने यहाँ पर अपना कुछ कार्यालय वगैरह भी बनाए। तो आज भी यह एक प्रकार से धरोहर के रूप में उत्तरकाशी में देखने को मिल सकता है। तो ये नाना साहेब वाली बात भी आप याद रखेंगे, यहाँ पर आए थे 1857 के क्रांति के एक नायक थे। ठीक है, इतनी बात होगी। यहाँ तक हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं यहाँ एक कांड की, तिलाड़ी कांड। इसे सभी जानते हैं। तिलाड़ी कांड हुआ था 30 मई को हुआ था, और 30 मई 1930 याद रखने के लिए बहुत ही अच्छा सन है, 30/5/1930 को। ये हुआ क्यों था तिलाड़ी कांड? देखो यहाँ पर एक तिलाड़ी चौड़ है। चौड़ का मतलब होता है गढ़वाली में एक मैदान, या आप पहाड़ी क्षेत्र में कहो तो मैदान होता है। तिलाड़ी चौड़ एक जगह है, उस जगह पर कुछ घटना हुई थी, और वो घटना इसलिए हुई थी क्योंकि टिहरी के राजा नरेंद्र शाह के समय में वहाँ के एक वनाधिकारी ने एक नया कानून बना दिया था, और उस कानून के तहत लोगों की जो जमीन थी, यानी लोगों के काश्तकार की जो ज़मीन थी या खेती की जो ज़मीन थी, उसे वन भूमि में परिवर्तन कर रहे थे। उसके चलते लोगों ने एक पंचायत का गठन किया, जिसे आज़ाद पंचायत कह दिया। अब उस आज़ाद पंचायत ने एक इस 30 मई के दिन जो है कई लोगों को एकत्र किया तिलाड़ी मैदान में। ये तिलाड़ी मैदान अभी उत्तरकाशी में ही है, और ये तिलाड़ी मैदान में जब लोगों को एकत्र किया तो लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने लग गए थे, और वह समय था राजशाही का। तो राजा होते थे टिहरी में, लेकिन मैंने बताया कि ये उत्तरकाशी भी पहले टिहरी का ही हिस्सा था। अब हुआ क्या कि यहाँ से सैनिक गए चक्रधर जुयाल के साथ। चक्रधर जुयाल वहाँ पर सेना प्रमुख थे, और अपनी सेना लेकर के तिलाड़ी चौक में पहुँच गए कि लोगों का विरोध का दमन करने के लिए जो लोग आंदोलन कर रहे थे। और उस आंदोलन में चलते चलते चक्रधर जुयाल ने गोलियां बरसा दी, और गोलियां बरसाए तो कई लोग वहां पर मारे गए, और उन लोगों के मारे जाने से लोग हताहत हो गए। तो इतना भयंकर वो आंदोलन हुआ था कि उस घटना को उत्तराखंड में जलियांवाला बाग की हत्याकांड की घटना कहा जाता है। और जो चक्रधर जुयाल गोलियां बरसाने वाला था, उसे उत्तराखंड के इस आंदोलन का
जनरल डायर नाम से भी जाना गया। तो ये घटना हुई थी, इस घटना को आप अन्य माध्यम से भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, या हम बाद में इसके बारे में अदर समय और डिस्कस कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये आंदोलन है, इसको रवाई घाटी का आंदोलन भी कहते हैं। रवाई, ये पूरी घाटी एक रवाई घाटी थी, यहाँ टिहरी से लेकर के यहाँ तिलाड़ी तक। पर ये तिलाड़ी चौड़ में एक दिन घटना हुई थी, तो इसलिए तिलाड़ी कांड कहा जाता है। 30 मई 1930 को हुआ था। हालांकि बाद में इस आंदोलन की काट करने के बजाय राजा नरेंद्र शाह ने अपने लोगों की तारीफ की थी और जनता को ये बताया गया था कि जनता की गलती थी, लेकिन ऐसा नहीं था। ये कांड दरअसल जनता की गलती की वजह से नहीं, बल्कि इनके जो चक्रधर जुयाल थे जिन्होंने गोलियां बरसाई, उनके कारण हुआ था। तो ये कई घटनाक्रम है और ये चीज़ें हम याद रखें एक एक तरफ से। अब आ जाते हैं ये उत्तरकाशी के विधानसभा सीटों पर। तो उत्तरकाशी में मात्र 3 ही विधानसभा सीट है, एक गंगोत्री है, एक यमुनोत्री है, एक पुरोला है। और पुरोला वाली जो सीट है वह SC सीट है, रिजर्वेशन। तो जैसे सेम चमोली में है वैसे ही 3 सीटें यहाँ भी है, और यहाँ पुरोला सीट क्या है, SC सीट है। तहसीलों की बात करें तो 6 तहसीलें हैं, और यहाँ की तहसील और विकास खंडों के नाम कई बार पूछे जाते हैं। जैसे देखिए इसमें तहसीलों की संख्या क्या क्या है, ये 6 है। डुंडा है, भटवाड़ी, पुरोला, मोरी, बड़कोट, चिन्याली शरण। चिन्याली शरण में तो एक हवाई पट्टी भी है, जिसको कि अब माँ गंगा हवाई पट्टी नाम दिया गया है। तो ये याद रखिए चिन्याली शरण। ये 6 हो गए इसके क्या, तहसीलें, और 6 ही विकास खंड है। लेकिन विकास खंडों के नाम क्या क्या है देखो, वहाँ भी सेम है। डुंडा है, भटवाड़ी है, पुरोला है, मोरी है, और बड़कोट किस गया आप, नौगांव विकासखंड याद रखेंगे। उसके बाद चिन्याली शरण सेम है, एक चीज़ का अंतर है। तो विकासखंड और तहसील सेम है। केवल इतना याद रखना है कि विकासखंड 6 जो हैं उनमें सेम 6 तहसीलों के जैसा है, लेकिन बड़कोट की जगह पर नौगांव विकासखंड है। तो ये हम इतना याद रखेंगे। उसके बाद आ जाएंगे हम कुछ अदर फैक्ट पर। महाभारत के अनुसार एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ बताया गया है कि महाभारत के अनुसार माना गया है कि यहाँ पर उत्तरकाशी में कशक और त्रिटसूज 2 प्रकार की जातियाँ निवास करती थी। त्रिटसूज और कशक कहाँ पर, उत्तरकाशी में। और इस उत्तरकाशी में ये 2 जातियाँ महाभारत के काल में निवास करती थी। और इस जो त्रिटसूज जो ये जाति है, इस जाति को कहा गया है कि आर्य की 5 शाखाओं में से एक शाखा ये थी, और ये गंगा और यमुना घाटी में निवास करते थे। मतलब सेम वही बात है, इस यमुना घाटी और गंगा घाटी में यहाँ पर कौन निवास करते थे, त्रिटसूज जातियाँ। और त्रिटसूज जाति के साथ साथ कशक जाति भी यहाँ निवास करते थे उत्तरकाशी में। ये हो गया हमारा एक मास्टर सीरीज। यानी यहाँ से आप जितनी चीज़ें ये हैं, इतने में से अगर एक एक करके याद रखेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटने वाले। तो ये स्थिति विस्तार से लेकर के, यानी इसके आसपास जितने भी जनपद हैं वहाँ से लेकर के इसके कुछ ऐतिहासिक स्थल, और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है वो भी हमने डिस्कस किया। ये फ्रेजर आया था, ये भी डिस्कस किया। भाई उत्तरकाशी सबसे उत्तरी जनपद है, ये भी बात कर दी। गठन भी बात कर दी, क्षेत्रफल भी, घनत्व भी बात कर दी। और परशुराम की तपस्थली, यहाँ पर भी एक बहुत भव्य मंदिर है। परशुराम की तपस्थली में यहाँ विश्वनाथ का मंदिर है, और विश्वनाथ के मंदिर में ही एक त्रिशूल है, और उसी त्रिशूल में त्रिशूल लेख मिले हैं, और त्रिशूल लेख मिले हैं नागराजाओं के। और नागराजा कौन थे, वो थे गुह के लेख थे। ये गुह राजा का नाम था गुह, और गुह के लेख कहाँ मिले हैं, यहाँ के विश्वनाथ मंदिर में। तो उत्तरकाशी के मध्य में विश्वनाथ मंदिर है, वहाँ पर त्रिशूल लेख मिले हैं किसके, नागराजा गुह के। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात होगी। और वरुणावत की गोद में बसा हुआ वरुणावत पर्वत, और 2 नदियों के संगम पर है। कौन कौन सी नदी बताए, ये यहाँ से हम याद कर देंगे, वारुणी नदी और असीगंगा नदी। इनके नाम आप याद रख लें, नाम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाराहाट नाम जो कि प्राचीन नाम था, गंगा यमुना का मायका भी आप कह सकते हैं, ये भी एक नाम ही है। ये यहाँ पर दोनों नदियों का संगम होने की वजह से काशी शब्द जोड़ा, और उत्तर क्षेत्र में है इसलिए उत्तर का काशी हो गया, यह उत्तर काशी हो गया। संगम होने के कारण इसे सौम्य काशी भी कह दिया है। स्कंद पुराण में कलयुग की काशी कहा गया है, हुएनसांग ने से शत्रुघ्न नगर से विभूषित किया है। एक लास्ट बात रहेगी भूभाग की। ये उत्तर काशी का जो पूरा एरिया है ये एक पर्वतीय जनपद है। पर्वतीय के साथ ये माना गया है कि ये उच्च हिमालय और मध्य हिमालय में ही बसा हुआ है, यानी उत्तर काशी में मैदानी कोई भी क्षेत्र नहीं है। और कहाँ से होना, ये सबसे उत्तरी है। ये पूरा का पूरा तो यहाँ मैन महान हिमालय आ जाता है। कुछ तो यहाँ ये नेलंग घाटी वाला जो एरिया है यहाँ ऊपर, ये चोंच,
ये चोंच तो भाई ट्रांस हिमालय में आ जाता है। तो यहाँ से महान हिमालय वाला और ये बीच में मध्य हिमालय वाला, तो मैदानी क्षेत्र का तो 1% भी नहीं बचता है। तो उच्च हिमालय यानी महान हिमालय, मध्य हिमालय, 2 हिमालयों के बीच ये बसा हुआ है। इतनी जानकारी हम एक सीरीज में याद रखेंगे। उसके पश्चात हम उत्तरकाशी की और इम्पोर्टेंट जानकारियाँ लेकर आएंगे, यानी उत्तरकाशी के नदी तंत्र, उत्तरकाशी के ग्लेशियर, उत्तरकाशी के बुग्याल, उत्तरकाशी के दर्रे और अन्य कई चीज़ें हैं। और बहुत मज़ा आने वाला है। उत्तरकाशी के तालाब भी हैं और खूबसूरत घाटियाँ भी यहाँ पर हैं। इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप इंतजार करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर और फेसबुक पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक अगली खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।